हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज जो हमारा डिस्कशन है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए और कैसे की जाती है, उसके लिए क्या एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी होती है जिसको फॉलो करना चाहिए। वो चीज़ समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करने का। क्योंकि आप समझिए, आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम निकालने के लिए नहीं, आप फाइनल सिलेक्शन के लिए वर्क कर रहे हैं। और फाइनल सिलेक्शन तब होता है आपका जब आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स टोटल होके एक मेरिट की लिस्ट में या मेरिट की रैंक पे लाने में आपको हेल्प करते हैं। और इस चीज़ को आपको याद रखना होगा कि मेरिट में ये मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं, इसमें इंटरव्यू के मार्क्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिटन एग्जाम के, मेंस के एग्जाम के मार्क्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसीलिए इसकी एक प्रिपरेशन, एब्सोल्यूट प्रिपरेशन, डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन के पार्ट का। तो उसी चीज़ को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं कि क्या इसकी एक एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी या तरीका होना चाहिए मेंस के एग्जाम में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने का। और उस चीज़ को समझने के लिए आज हम समझते हैं कि मेंस के एग्ज़ाम में सबसे पहले हमको कौन से टॉपिक हैं जिन पे फ़ोकस करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको सीधे फर्स्ट लाइन में ही वो स्ट्रैटेजी आपको बता दूँगा और आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि एक सीढ़ी है, एक स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए बिफोर मैं आपको वो स्ट्रैटेजी समझा पाऊँ और आप उस स्ट्रैटेजी को वाक़ई में एप्रिशिएट कर पाएँ कि हाँ, वो स्ट्रैटेजी वाक़ई में इस तरह से अगर मैं करूँगा तो मेरे लिए काम करेगी। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द स्ट्रैटेजी जो इस वीडियो के थोड़ा-सा लेटर पार्ट में आएगी, मैं आपसे कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक, कुछ सिलेबस के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो डिस्कस करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा, जिसको आप उस सीक्वेंस में या उस तरीके से समझ लेते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी अपनी मेंस की एब्सोल्यूट प्रिपरेशन करने में या तैयारी करने में। तो चालू करते हैं या शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेंस के एग्जामिनेशन का पैटर्न जो आपको पता है कि आपको इसमें 9 पेपर्स देने हैं, जिसमें से पेपर ए और पेपर बी जो है ये क्वालिफाइंग पेपर हैं। देन उसके बाद 4 पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 एंड पेपर 5। पेपर 1 इज़ ऑफ एसे, पेपर 2 टू 5 जो हैं ये जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं। जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये पेपर 5 तक आपके पास आएगा। देन उसके बाद पेपर 6 और पेपर 7 जो हैं ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर हैं। टोटल मिला के ये हो जाता है 1750 मार्क्स। तो ये 1750 मार्क्स में अगर आपको बहुत ही एक एप्रिशिएबल स्कोर अटैच करना है, 800 प्लस एटलीस्ट आपका मिनिमम गिरी से गिरी हालत में आपका एम होना चाहिए इसको अचीव करने का। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको इस सिलेबस का पूरा ब्रेकडाउन आपके दिमाग में होना चाहिए और इन सिलेबस के टॉपिक्स में कौन-कौन से सब टॉपिक्स हैं जो आपके दिमाग में मेमोराइज़ होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीएस 1 की बात करते हैं। इस वीडियो में हम एसे और एथिक्स की बात नहीं करेंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। एसे, एथिक्स और ऑप्शनल इस वीडियो के स्कोप के बाहर है, क्योंकि हमारा यहाँ मेन फोकस जो है वो जीएस के जो स्टैटिक एंड डायनेमिक पोर्शंस हैं, एथिक्स को छोड़ के उस चीज़ को कवर करना है। तो एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल के लिए हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि वहाँ पे हम अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उस चीज़ का एक पूरा डिटेल डिस्कशन रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जीएस 1 आता है। तो जीएस 1 के टॉपिक की और सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चीज़ जो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए वो ये है कि हर पेपर के कुछ मल्टीपल पोर्शंस या ब्लॉक्स हैं। मतलब हर पेपर अपने आप में कुछ ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, जो ब्लॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये ब्लॉक्स अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो 24 घंटे आपके दिमाग में सिलेबस का कौन सा पोर्शन में क्या आता है वो आपके दिमाग में रहेगा। और ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल यूपीएससी प्रिपरेशन व्हेन आई से कि आपके दिमाग में सिलेबस का एक एक पॉइंट रटा होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, ताकि तभी आप मेंस के परफॉर्मेंस को एब्सोल्यूट अपने हाईएस्ट लेवल तक ले जा पाएंगे। तो सिलेबस का एक एक पॉइंट, एक एक सब पॉइंट आपके दिमाग में अरेंज होना चाहिए और उसकी शुरुआत होती है जब आप पहले जीएस के पेपर्स के सिलेबस को ब्लॉक्स में तोड़ते हैं या ब्रेक करते हैं। तो ये ब्रेक करने का एडवांटेज ये होता है कि आपको ये पता होता है कि जीएस के किस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे कवर करना है और उसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं जिनका मुझे ख्याल रखना है प्रिपरेशन के टाइम पे। तो अगर मैं ब्रॉडली जीएस 1 पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस 1 की बात करूं, तो जीएस 1 का जो पूरा सिलेबस है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। मेन है आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन इंडियन सोसाइटी। तो इनके एक सब टॉपिक्स का एक आउटवर्ड या एक आउटकम ले लेते हैं, दिमाग में एक आउटलाइन बना लेते हैं कि इनके अंदर में कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्ट एंड कल्चर की। अगर आप सिलेबस में यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस में देखेंगे तो यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस में आपको अलग से यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ये मेनली फोकस करता है आर्ट एंड
कल्चर वाले टॉपिक पे, तो इसमें इंडियन कल्चर के अंदर में सेलिएंट एस्पेक्ट आर्ट फॉर्म्स के, लिटरेचर के और आर्किटेक्चर के, एंशियंट से मॉडर्न टाइम के जितने भी हमारे आर्ट फॉर्म्स हैं, लिटरेचर है और आर्किटेक्चर हैं, ये सारी चीजें हमारी कवर होती है। अगर हम इसको और फर्दर सब ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें हमारे क्या क्या आता है। सबसे पहले इसमें हमारा लिटरेचर आता है। लिटरेचर के अंदर में हमारे रिलीजियस लिटरेचर आते हैं, नॉन रिलीजियस लिटरेचर आते हैं और एंशियंट एंड मिडिवल सोर्सेज, कुछ जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ विजिट करके गए थे, उन्होंने अपने कुछ अकाउंट्स और बुक्स लिखी थी, वो यहाँ पे कवर करके गए थे, उन्होंने अपनी बातें लिखी थी, वो यहाँ पे कवर होती हैं। तो रिलीजियस लिटरेचर में वैदिक रिलीजन, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैनिज्म, भक्ति, सूफी मूवमेंट के जितने भी लिटरेचर है वो आते हैं। नॉन रिलीजियस लिटरेचर में जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और संगम लिटरेचर, मतलब जितने भी ड्रामास, प्रोजेस और जितने भी पोएट्स आए थे, लिटरेचर्स आए थे, ऑथर्स आए थे इस अलग अलग पीरियड में, उन सबके वर्क्स की बात की जाती है। देन उसके बाद आते हैं एंशियंट एंड मिडिवल सोर्सेज। तो इसमें जो भी फाजियान, जैसे कि जिंग जुआनजियांग, ये जितने भी फॉरेन स्कॉलर्स आए थे, इन्होंने जो अपनी बात करी थी, वो सारी बात इसके अंदर में आती है। देन इसके बाद अदर लिटरेरी वर्क्स आते हैं, जैसे कि हमारे कुछ और भी कल्चरल लिटरेचर है जो इसके अंदर में आते हैं, जैसे अरण्यक, उपनिषद, पुराण। देन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जितने भी लिटरेरी वर्क्स होते हैं, हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों के, उनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में हमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देन उसके बाद आते हैं इंडियन फिलोसफी पे। तो इंडियन फिलोसफी में हमारे रिलीजन से एसोसिएटेड जितनी भी फिलोसफीज हैं, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, इनके बारे में। और इसके अलावा कुछ दूसरी फिलोसफीज हैं, जैसे कि हमारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदुइज्म है, उनसे रिलेटेड जो फिलोसफीज आती हैं वो यहाँ पे सारी इंक्लूड होती हैं। ये सारे के सारे सब टॉपिक्स जो मैं आपको लिस्ट आउट कर रहा हूँ अभी, इनको प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इनको ध्यान से नहीं सुनते हैं, एक बार आप जस्ट सुन भी लेते हैं, तो एट द एंड ऑफ द पॉइंट, एट द एंड ऑफ द वीडियो, जब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है मेंस की प्रिपरेशन में, तब आपको समझ में आएगा, या तब आप क्लियर आउट हो पाएंगे कि मैंने आपको इतनी डिटेल में ये सारी चीजें क्यों बताई। तो ये हुआ हमारा लिटरेचर। लिटरेचर के बाद फिलोसफी। आर्ट एंड कल्चर का जो थर्ड सब पार्ट आता है वो है आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में हमारे केव आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ आर्ट जैसे कि अमरावती, गांधार, मथुरा स्कूल, टेम्पल आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक या मुगल टाइम का आर्किटेक्चर, और मॉडर्न आर्किटेक्चर, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो आर्किटेक्चर हमारे यहाँ बना था, ये सारे टाइप के आर्किटेक्चर आते हैं। इसमें भी टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ डिटेल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि टेम्पल आर्किटेक्चर के बेसिक्स और उनके अलग अलग टाइप की जो स्टाइल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। देन उसके बाद इंडो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो होता है, इसमें इंपीरियल आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है, सल्तनत पीरियड का, मुगल पीरियड का, विजयनगर और बहामानी किंगडम का, और इसके साथ साथ में जो प्रोविंसेस होते थे हमारे उस टाइम पे, इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस, जैसे कि जयपुर, जौनपुर, बीजापुर, मालवा, कश्मीर, यहाँ पे हमको जो यूनिक टाइप का आर्किटेक्चर, जो यूनिक फीचर्स मिलते हैं आर्किटेक्चर में देखने के लिए, वो हमको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आता है मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडो गॉथिक या नियो रोमन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो डेवलप हुई थी, और म्यूरल, मिनिएचर या वॉल पेंटिंग्स जो डेवलप हुई थी, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होती हैं, इंक्लूडिंग द मॉडर्न पेंटर्स एंड टेक्निक्स। देन उसके बाद आता है रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया। तो हमारे यहाँ ओवर द पीरियड ऑफ हिस्ट्री कौन कौन से रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म, भक्ति, सूफी मूवमेंट और सिख रिलीजियस मूवमेंट, इनके बारे में हम पे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर में और क्या सब टॉपिक्स हैं, तो इसमें स्कल्पचर के ऊपर या पॉटरी के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अलग अलग फील्ड में इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन। साइंस में अभी इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये GS3 के पेपर में अलग से डेडिकेटेडली कवर होता है। देन इसके बाद इंडियन डांस फॉर्म्स, इंडिया में कितने टाइप के डांस होते हैं, म्यूजिक होते हैं, थिएटर की आर्ट्स होती हैं, पपेट्री होती है, मार्शल आर्ट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आर्ट एंड कल्चर में कवर होती है। और इन सब के ऊपर मेंस में क्वेश्चन बनता है, आइदर अ 10 मार्कर और आइदर अ 15 मार्कर। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको जो अपने पढ़ने की माइंडसेट है इन सब टॉपिक्स की, वो इस तरह से बनानी पड़ेगी। इसके बाद आते हैं हम पेपर 1 के, पेपर 2 के, जैसे GS1 के नेक्स्ट पोर्शन पे हमारे इंडियन कल्चर कंप्लीट हुआ, ये जस्ट अभी हमने ऊपर देखा। इसके बाद आता है हिस्ट्री वाला पोर्शन। तो हिस्ट्री बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हमको पढ़ना होता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमको मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी से, मतलब अराउंड 1750 से लेके प्रेजेंट टाइम तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ना होती हैं। देन इसके बाद हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें हमारे जितना भी फ्रीडम मूवमेंट चला है, उसमें अलग अलग क्या स्टेजेस थी और उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री से, वो हमको पता होना चाहिए। देन इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद उसका कंसोलिडेशन एंड इंडिया का एज अ यूनियन बनने के जो पूरी प्रोसेस थी, उससे लेके इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं आफ्टर 1947, वो हमको पता होना चाहिए। देन इसके बाद इंडिया, इसका हम डिटेल ब्रेकडाउन अगर हम करें, जो
मैंने आपको ऊपर अभी बताया, तो ये क्या इसमें आता है, मतलब 1750 से लेके 1957 तक का जो पीरियड है, 1957 तक का जो पीरियड है, इसमें क्या क्या पोर्शन आता है, मेनली 1957, इसके बाद 2014 तक भी एक्सटेंड होता है। तो इसमें हमको पहले ये पढ़ना है कि इंडिया लेट 19th सेंचुरी में कैसा था, देन यूरोपियंस का और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का एडवेंट कैसे हुआ, इंडिया में ब्रिटिशर्स कैसे आए, कौन सी पॉलिसीज उन्होंने फॉलो करी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में इंडिया का रूल कैसा था, देन इसके बाद 1858 के रिवॉल्ट के बारे में हमको पता होना चाहिए, देन इसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी बनी थी हमारी आईएनसी के आने के पहले और बाद में, देन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी बनी थी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट में, देन कौन कौन से फ्रीडम स्ट्रगल हुए थे हमारे यहाँ मॉडरेट के अंदर में, कौन कौन सी स्ट्रीम डेवलप हुई थी मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट गांधीयन फेज में, देन इंडिया के उसके नेबरहुड से क्या रिलेशन थे ड्यूरिंग इट्स फ्रीडम स्ट्रगल इन दिस पीरियड, एंड देन इसके बाद 19th और 20th सेंचुरी के जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। लास्ट में एक अलग से टॉपिक यूपीएससी ने खुद मेंशन किया है जिसका नाम है पर्सनैलिटीज एंड देयर कंट्रीब्यूशंस इन इंडियाज फ्रीडम, जिसमें 1750 से लेके 1947 या उसके बियॉन्ड भी जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जो जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे यहाँ कुछ कंट्रीब्यूशन किया था उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में जो जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन आया था उसमें क्या आता है, सबसे पहले तो इंडिया में जितने भी ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट्स हुए थे वो, देन उसके बाद प्रिंसली स्टेट में जो रीजनल मूवमेंट्स हुए थे वो, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, तो इसमें पूरा का पूरा जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है वो इसके अंदर में कवर होता है। देन इसके बाद आते हैं अदर टॉपिक्स, तो अदर टॉपिक्स में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जो जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हुए थे अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि पुलिस, एजुकेशन, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद आता है हिस्ट्री का न्यू एस्पेक्ट या दूसरा डोमेन, दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट है, यूपीएससी ने अपने सिलेबस में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि इसमें 18th सेंचुरी से लेके आज तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री में वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देन अमेरिकन रिवॉल्यूशन, देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देन इटली एंड जर्मनी का यूनिफिकेशन, देन रशियन रिवॉल्यूशन, देन जापानीज रिवॉल्यूशन। देन उसके बाद 1950 के बाद मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनीज, कॉलोनियल कंट्रीज। तो इसमें कोलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। देन चाइनीज रिवॉल्यूशन, देन दोनों वर्ल्ड वॉर, देन उसके बाद कोल्ड वॉर का जो फेज चला था यूएस और सोवियत के बीच में वो, देन उसके बाद रीजनल चैलेंजेस, जैसे कि अलग अलग टाइम पे 1947 के बाद में भी रीजनल लेवल पे जो जो इश्यूज चलते आए हैं वर्ल्ड में, जैसे कि एपरथाइड का इशू था साउथ अफ्रीका में, इसराइल और पैलेस्टीन की जो कन्फ्लिक्ट चल रही है, ये सारे रीजनल इश्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में। देन इसके बाद पॉलिटिकल फिलोसफीज की अगर हम बात करें तो ये अलग से यूपीएससी में एक सिलेबस है, टॉपिक है, जिसके अंदर में आपको जितने भी टाइप की पॉलिटिकल फिलोसफीज होती हैं, जैसे कि कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, नाजिज्म, फैसिज्म, सोशलिज्म, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए और इनका क्या करंट ट्रेंड चल रहा है ये भी आपको एक बार ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। ये खत्म होता है हमारा हिस्ट्री का पोर्शन। इसके बाद आता है इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में भी मल्टीपल टॉपिक्स हमको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। ये इतना पोर्शन जो है ये इंडियन सोसाइटी को बिलोंग करता है। तो इंडियन सोसाइटी में क्या क्या सब टॉपिक्स आते हैं जो हमको पढ़ना चाहिए या हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इस टॉपिक के अंदर में क्या क्या सब टॉपिक मेनली आते हैं, तो इंडियन सोसाइटी के अंदर में जो यूनिक फीचर्स हैं हमारी सोसाइटी के, दैट इज कास्ट सिस्टम इन इंडिया, देन संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ये क्या होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। देन किनशिप, मैरिज एंड फैमिली, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और क्लास डेवलपमेंट, मतलब इंडिया में जो मिडिल क्लास है उसके बारे में हमको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। देन उसके बाद सेकंड टॉपिक जो यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है दैट इज सोसाइटी में, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं, तो इसमें आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देन डाइवर्सिटी के अंदर में मल्टीपल सब टॉपिक्स हैं, तो जैसे डाइवर्सिटी कितने टाइप की होती है, ग्लोबलाइजेशन का डाइवर्सिटी से क्या लेना देना है, डाइवर्सिटी में यूनिटी आने के लिए, मतलब डाइवर्सिटी इतना डाइवर्स इंडिया होने के बाद भी उसमें यूनिटी कैसे आती है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये क्लियर करने के लिए एक अलग से हमारा एक बेसिकली सब टॉपिक है। एंड लास्टली डाइवर्सिटी के साथ क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएट होते हैं ये हमको यहाँ पे पढ़ना होता है। उसके बाद आता है रोल ऑफ वुमेन इन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर में क्या क्या हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इंडिया में वुमेन्स के ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन एंड एवोल्यूशन कैसे और कब हुआ। दूसरा,
फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे अलग अलग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी जो एग्जिस्ट करती थी। तीसरा, वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, और अलग अलग फील्ड में वुमेन आज की डेट में क्या लीडरशिप रोल प्ले कर रही है या क्या लीड ले रही है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एंड लास्टली एक और सब टॉपिक इसके आता है जो देखने में थोड़ा हमको लगता है कि इसका रिलेशन नहीं होगा, बट एज सच दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सब टॉपिक कि मेन का वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में क्या रोल रहा है इंडिया में। तो ये चीज़ भी हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। देन इसके बाद आता है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इंडिया में, जैसे इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, पॉपुलेशन से एसोसिएटेड कौन कौन से इश्यूज हैं जैसे कि पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज, वो सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। देन इसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज क्या फॉलो कर रही है गवर्नमेंट, और दूसरे क्या चैलेंजेस हैं पॉपुलेशन से एसोसिएटेड जो आज की डेट में हम फेस कर रहे हैं, इनके बारे में हमको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। देन इसके बाद आता है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू। तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक GS 1 तक ही लिमिटेड नहीं रहता, ये GS 2 और 3 में भी रिपीट होता है। तो इसमें पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू में हमको सबसे पहले पॉवर्टी के क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं, इसको कैसे मेजर किया जाता है, ये पता होना चाहिए। देन इसके बाद पॉवर्टी के कॉजेज क्या हैं, रीजंस क्या हैं और उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। तीसरा, पॉवर्टी और हंगर कैसे एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड एक साइकिल में कंटिन्यू रखने में हेल्प करते हैं। चौथा, रूरल और अर्बन एरियाज में पॉवर्टी का क्या स्टेटस है। पांचवा, पॉवर्टी का नॉन स्टेट एक्टर्स का पॉवर्टी को एलिविएट करने में क्या रोल है। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब जो स्टेट से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, जैसे कि NGOs वगैरह हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ केयर डेवलपमेंट के लिए, इनका पॉवर्टी को खत्म करने में और हंगर को खत्म करने में क्या रोल है। एंड देन इसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन की गवर्नमेंट का पॉवर्टी को खत्म करने में क्या रोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज में आती हैं। देन इसके बाद आता है सब टॉपिक अर्बनाइजेशन का। तो इसमें हमारे इंडिया में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, दैट इज वो उन सारी चीज़ों से डील करते हुए कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हमको पता होना चाहिए। तो इसमें अर्बनाइजेशन इंडिया में कैसे हुआ, उसका एवोल्यूशन, उसके कॉजेज और कंसंट्रेशन क्या है इंडिया में, अर्बनाइजेशन के कारण इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमको पता होना चाहिए। तीसरा, अर्बनाइजेशन के कारण क्या मेजर इश्यूज आ रहे हैं जैसे कि माइग्रेशन एंड पॉल्यूशन, ये सारे जो इशू आ रहे हैं, अर्बन क्राइम बढ़ रहा है, एंड देन उसके बाद कंजेशन और वेस्ट जनरेशन जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। देन उसके बाद स्लम एंड स्क्वाटर ट्रीटमेंट सेटलमेंट, ये हमको पता होना चाहिए। देन उसके बाद अर्बन आउटग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट, अर्बन आउटग्रोथ के क्या इम्पैक्ट है, मतलब जो अर्बन एक्सपांशन हो रहा है बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, सिटीज़ के बियॉन्ड जो अर्बन एरियाज़ का, उसके ग्रोथ के क्या इम्पैक्ट हैं और उससे एसोसिएटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं जैसे कि सैटेलाइट सिटीज़, इस पे पूरा का पूरा अपने आप में 10 मार्क का क्वेश्चन बनता है। देन अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन, इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है। एंड लास्टली अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों के बीच में क्या लिंकेज है। और लास्टली गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं अर्बन ग्रोथ को सस्टेनेबली प्रमोट करने के लिए। ये सारी चीज़ें अर्बनाइजेशन के टॉपिक के अंदर में हमको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या है। तो ये पढ़ने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसका फैमिली लेवल पे, कल्चरल लेवल पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, और लास्टली ग्लोबलाइजेशन का जनरल वैल्यूज, आइडियाज और लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके बाद आता है सोशल एम्पावरमेंट। तो सोशल एम्पावरमेंट में अलग अलग टाइप से लोगों का जो एम्पावरमेंट हो सकता है वो क्या होता है और कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर में कंसेप्ट, नीड, एवोल्यूशन और सोशल एम्पावरमेंट के जो अलग अलग मॉडल्स हैं वो हमको पता होना चाहिए। देन इसके बाद सोशल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमको क्लियर होना चाहिए, इसमें अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद सोशल एम्पावरमेंट में नॉन स्टेट एक्टर्स या NGOs का क्या रोल है, एंड लास्टली गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसके लिए, ये हमको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद आते हैं सोसाइटी के कुछ इश्यूज जो UPSC ने क्लियरली अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, जिसके अंदर में आते हैं 3 मेन, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म। ये 3 बड़े इशू आते हैं इसके अंदर में जो हमको पता होना चाहिए, और इनसे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स हैं जैसे कम्युनलिज्म के क्या मीनिंग होता है, कितने टाइप का होता है, एवोल्यूशन कैसे हुआ हमारे इंडिया में, कम्युनिज्म की शुरुआत होने के बाद वो कैसे इतने बड़े लेवल में कन्वर्ट हुआ, इसका रीज़न क्या है प्रिवेलेंस का, इसका इम्पैक्ट क्या है, ऐसे करके हमको इन तीनों इश्यूज, तीनों मेजर इश्यूज जो हैं उनसे रिलेटेड कुछ सब एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमको पता होना चाहिए, तभी हमारे ये टॉपिक्स जो हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्कर और 15 मार्कर, उनसे हम डील कर पाएंगे।
देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में भी बेसिकली मल्टीपल पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें आता है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो सबसे पहले सोलर सिस्टम के बारे में, देन जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, देन इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, देन उसके बाद ओशेनोग्राफी, देन उसके बाद बायोजियोग्राफी, देन उसके बाद कॉन्टिनेंट्स और उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, देन फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो इंडिया की एरिया, बाउंड्री, लोकेशन, इससे फिजियोग्राफिक डिवीजन, और इंडिया में जो वेदर क्लाइमेट सीजन्स का पैटर्न चलता है हमारे यहाँ, उससे रिलेटेड पूरी डिटेल्ड स्टडी करने के लिए हमको यहाँ इसको समझना पड़ेगा। इसके बाद आता है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में ज्योग्राफी का इकोनॉमिक और ह्यूमन सोसाइटी या रेसिडेंशियल पैटर्न से क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो इसके अंदर में अलग अलग टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आती हैं। देन उसके बाद वर्ल्ड की ह्यूमन ज्योग्राफी क्या बोलती है, क्या लोगों की डेंसिटी, लोगों का पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी। एंड देन उसके बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, रेसिस, प्राइस, माइग्रेशन, इनके पैटर्न्स पे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में इन सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। तो इसमें एग्रीकल्चर, लैंड, वाटर, मिनरल, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड चीज़ों पे क्वेश्चन बनते हैं और ये हमको डिटेल में पढ़ना होगा। इसके बाद जनरल टॉपिक्स की अगर हम बात करें, तो जनरल टॉपिक्स में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की मिनरल नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड कहाँ कहाँ पे है, और इंडस्ट्री और लोकेशन फैक्टर्स क्या हैं, मतलब किस बेसिस पे इंडस्ट्री कहीं पे सेटअप होती है या लोकेट होती है, ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है लास्ट में जियो फिजिकल फेनोमेना, जिसमें जितने भी लेवल के डिजास्टर्स आते हैं, ये डिजास्टर्स कवर होते हैं। तो इन डिजास्टर्स के अंदर में अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, जोग्राफिकल फीचर्स, और जैसे उनके चेंजेस, कोई भी चेंजेस जो आते हैं लोकेशन चेंज के कारण, जोग्राफिकल फीचर्स में कोई भी चेंजेस आने के कारण वहाँ की लोकल फ्लोरा और फोना पे जो भी इम्पैक्ट आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। इन इफेक्ट क्लाइमेट चेंज बेसिकली यहाँ पे आता है ग्लोबल वार्मिंग के साथ में, क्योंकि आज की डेट में जो सबसे बड़ा रीज़न है किसी भी टाइप के जोग्राफिकल फीचर्स में चेंज का, वो क्लाइमेट चेंज को ही माना जाता है। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे बनते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस है कि इसमें GS3 में मैं आपको अभी एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, वो GS3 का पार्ट है सिलेबस का, वो सब्जेक्ट। लेकिन जब आप यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो GS3 के एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को आपको यहीं पे कवर करना है। इसके डिटेल्ड सब टॉपिक की बात अभी मैं आगे GS3 में करूंगा, बट ये याद रखिएगा बात कि जब आप वो करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी कवर होना चाहिए। उसके बाद आते हैं GS2 पे। तो GST जो है मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है पॉलिटी, दूसरा गवर्नेंस और तीसरा इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटी के टॉपिक एज 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 आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, अगर आप मेंस का वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो एवरीवन हैव हर्ड अबाउट द बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी ऑफ लक्ष्मीकांत। तो इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में जितने टॉपिक आते हैं वो सारे मोस्टली यहाँ से यहाँ तक कवर होते हैं। अगर आप इनको मैच करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें आपको क्लोज्ड आई से, क्लोज्ड आई से बिना सोचे वो आपको पूरी लक्ष्मीकांत की बुक अच्छे से करना है, और उसमें हर चैप्टर में आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेंस के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे किस तरीके से बन सकते हैं। उसमें बहुत सिंपली अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है हर चैप्टर की, तो यू विल बी इजिली एबल टू डिसिफर कि किस चैप्टर में मेंस के क्वेश्चन कहाँ पे बनाए जा सकते हैं। हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट पे। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज गवर्नेंस। तो गवर्नेंस जो टॉपिक है ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो टॉपिक है मेंस के सिलेबस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये वाले टॉपिक से लेके यहाँ तक के टॉपिक जो है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, ये हमारा गवर्नेंस का पार्ट है। तो इसके अंदर में क्या क्या आता है, जरा एक सब टॉपिक को ब्रीफ में एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले गवर्नेंस जो स्टार्ट होता है वो एक सब टॉपिक से स्टार्ट होता है कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमारा सेकंड सब टॉपिक आता है स्टेक होल्डर्स ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। देन उसके बाद थर्ड जो सब टॉपिक आता है दैट इज गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, गुड गवर्नेंस क्या होती है, ये सारी चीजें। देन इसके बाद मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का कंसेप्ट क्या बोलता है, सेवोत्तम मॉडल किसको बोला जाता है, सोशल ऑडिट किसको बोला जाता है। देन ई गवर्नेंस के क्या क्या मॉडल्स होते हैं, किन किन तरीके से ई गवर्नेंस कंडक्ट की जा सकती है, ये
एंड लास्टली सिविल सर्विसेज का डेमोक्रेसी में क्या रोल है, ये सब टॉपिक्स पहले पार्ट में, गवर्नेंस वाले पार्ट में हमको बेसिक्स फाउंडेशन के फॉर्म में कवर होते हैं। उसके बाद जो सब टॉपिक आते हैं वो है वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। ये वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड पूरा अपने आप में एक टॉपिक है, जिसमें वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही है वो सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर में वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ में वल्नरेबल सेक्शंस के रिलेटेड जितने भी मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के लिए जो भी लॉज, इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज बनाए गए हैं वो सब हमको पढ़ना होता है। क्वेश्चन इज व्हाट आर वल्नरेबल सेक्शंस। तो सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जिनको गवर्नमेंट के सपोर्ट की नीड होती है, जो अपनी दम पे अगर रहेंगे तो दे कैन गेट इनटू हैरेसमेंट, दे कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय अदर पीपल। सो दीज आर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो इसमें चिल्ड्रन, वुमेन, एससी, एसटी, ओबीसी, सीनियर सिटीजन, डिसेबल्ड पर्सन, माइनॉरिटीज, एलजीबीटी कम्युनिटी एंड पुअर पीपल, ये सारे वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में आते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सब टॉपिक आता है वो ये डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, सोशल सेक्टर और जो सर्विसेज हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड सर्विसेज के डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में क्या इश्यूज आते हैं। पर्टिकुलरली जिस इश्यू पे हमको ध्यान देना है वो है पॉवर्टी और हंगर। GS1 में मैंने आपको पॉवर्टी के बारे में बताया था, यहाँ पे इसी को और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना होता है। तो जब आप GS1 में पॉलिटी पढ़ेंगे पेपर में, तो यहाँ पे आप GS2 में ये वाला टॉपिक भी साथ में कवर करेंगे। तो इसमें पॉवर्टी और हंगर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस करी थी वो यहाँ पे भी सेम तरीके से कवर होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दो चीज़ें जिनका आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज और कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो पॉवर्टी को कर्व करने के लिए चलाई जा रही हैं, उसका आपको स्पेशल आइडिया होना चाहिए। क्योंकि ना सिर्फ आपको ये GS2 के पेपर में काम आएगा, बट पेपर 4, पेपर 1 और SA के पेपर में भी ये काम आएगा आपको, क्योंकि रिपीटेडली वहाँ पे आपको स्कीम्स का मेंशन करना पड़ेगा जो हम पॉवर्टी को कर्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा इंडियन नेबरहुड रिलेशंस, मतलब IR। तो IR में सबसे पहले हमको इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज से क्या रिलेशन है वो पता होना चाहिए। तो हमारी आसपास की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे क्या बॉर्डर शेयरिंग है और क्या की एग्रीमेंट्स हैं, बाउंड्री की एग्रीमेंट्स हैं, बाउंड्री एग्रीमेंट्स हैं, वो हमको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम बाउंड्री, नॉर्मल रिलेशंस में भी हमारे उनसे क्या एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज हैं वो हमको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो नेबरिंग कंट्रीज में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, इनसे हमारे क्या रिलेशन है, क्या एग्रीमेंट्स हैं, वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। देन इसके बाद बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल की जो ग्रुपिंग्स होती हैं और एग्रीमेंट्स होते हैं जिससे इंडिया के इफेक्ट इंटरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स हैं G77, G20, G7, G4, आसियान, सार्क, बिम्स्टेक और लैंड और मेरीटाइम एग्रीमेंट्स जो इंडिया टाइम टाइम पे करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज कौन सी हैं इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों। तो इसमें आती है UN जनरल असेंबली, UNSC, WTO, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ADB, AIIB, OECD, ब्रिक्स बैंक, IPSA और IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अपार्ट फ्रॉम एस्केप, UN एस्केप, ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो UPSC जिन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछती है। अपार्ट एंड ऑल्सो ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इनकी क्या, ये बॉडीज जो है इंटरनेशनल एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस, रोल, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज की पॉलिटिक्स और पॉलिसीज का इंडिया के इंटरेस्ट पे या इंडियन डायस्पोरा के इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट आता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड लास्टली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये आपको डिटेल में पढ़ा हुआ होना चाहिए। देन उसके बाद आता है GS3। तो GS3 इज द लास्ट पेपर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो GS3 के क्या सब ब्लॉक हैं, ये बेसिकली बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, एंड आई थिंक इट इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्लॉक। एज पर कंटेंट GS2 is the lengthiest I feel, but as per the number of subjects GS3 is the longest या largest। तो इसमें इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी का ही सबसेट है, इंडियन एग्रीकल्चर जो आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से डिटेल में। देन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कितने टाइप के हैं, उनसे रिलेटेड क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या स्कीम्स हैं वो। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पूरा डोमेन है, सब्जेक्ट है हमारे GS3 में। देन एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो मैंने आपको एडवाइस किया था कि आप GS1 में ज्योग्राफी के साथ कवर करेगा। एंड देन इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी लास्ट में। तो अब इनको ब्रीफ में देख लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी में आपको बेसिकली सबसे पहले क्या पढ़ना है, रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ पे फोकस करना है। तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर में हमारा जो टैक्सेशन पॉलिसी, बजट पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम,
मार्केट, मार्केट मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में कवर होती हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी में मनी को सर्कुलेट करने का फंक्शन यही लोग करते हैं। देन इसके बाद ग्रोथ डेवलपमेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ का कंसेप्ट, इस पे अपने आप में डिटेल्ड क्वेश्चन बनता है जो रिपीटेडली 2-3 बार यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी पूछ चुका है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, इसके कौन-कौन से डायमेंशन होते हैं, इसकी क्या नीड है और इससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स लिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें पर्टिकुलर आपको एम्फेसिस देना है गवर्नमेंट बजटिंग को, तो गवर्नमेंट बजटिंग की पूरी प्रोसेस और जिससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। देन इसके बाद आता है मेजर क्रॉप्स, ये लेफ्ट साइड वाला जो कॉलम है यहाँ पे आप नहीं भी देखेंगे चलेगा, ये बेसिकली मेंस का जो सिलेबस जिस तरीके से लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उसको ब्रेक करके और उसके अंदर में क्या-क्या सब टॉपिक कवर होने चाहिए वो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर में मेजर क्रॉप्स कौन-कौन सी हैं, हमारे यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न्स कितने टाइप के होते हैं, मतलब किस अरेंजमेंट में हम क्रॉप्स को अपनी होल अक्रॉस द होल कंट्री लगाते हैं। देन उसके बाद इरिगेशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने मैकेनिज़्म्स होते हैं और इरिगेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, वो चीज़ें हमको कवर होना चाहिए। और लास्टली गवर्नमेंट की कौन-कौन सी स्कीम्स हैं जो इरिगेशन को लेके चल रही हैं। इसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इससे रिलेटेड क्या-क्या इश्यूज़ और कंस्ट्रेंट हैं, इनके स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग से रिलेटेड हमारे यहाँ। देन इसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ये एपीएमसी क्या होता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में इसका क्या रोल है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव हैं, ये हमको यहाँ पे पढ़ना होता है। देन इसके बाद फार्म एक्ट 2020, ये फार्म बिल जो आए थे 2020 में, जो बाद में फिर गवर्नमेंट ने वापस ले लिए थे, ये फार्म बिल का क्या सिग्निफिकेंस था। कहने के लिए ये टॉपिक पुराना है और करंट अफेयर में भी नहीं है, बट इसका रिपीटेड यूज़ होता है क्योंकि इट वाज वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म्स व्हिच गवर्नमेंट अटेम्प्टेड इन द रीसेंट टाइम। देन इसके बाद फार्मर्स की हेल्प के लिए ई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, तो ई टेक्नोलॉजी फार्मर्स को कैसे हेल्प कर सकती है, किस किस तरीके से कर सकती है, उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लगाए हैं ई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, ये हमको डिटेल में पता होना चाहिए। देन इसके बाद प्राइवेट सेक्टर ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर का और डिजिटल इंडिया का क्या रिलेशन है और ई टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये हमको पढ़ना होता है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर की प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी क्या है एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोड्यूस है उसको कैसे प्राइस किया जाता है, उनको कैसे किस किस एमआरपी पे खरीदा जाना चाहिए फार्मर से, इसकी पॉलिसी, ये पूरा का पूरा डोमेन इसमें आता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके बाद हमको पढ़ना होता है कि इंडिया में कितने टाइप की एग्रीकल्चर सब्सिडी मिलती हैं, डब्ल्यूटीओ में कौन कौन से टाइप की एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जाती है, अलाउ है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी मिशंस कौन कौन से हैं जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा रहे हैं एग्रीकल्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। एनिमल रियरिंग की इकोनॉमिक्स क्या है, लाइव स्टॉक को ग्रो करना क्यों हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ अलग अलग टाइप के कितने रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर में लाए गए हैं और लाए जाने की कोशिश की जा रही है। देन फिशरीज़ को ग्रो करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा रहा है। देन उसके बाद फूड प्रोसेसिंग और जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उसको प्रोग्रेस करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, उस सेक्टर की क्या कहानी है, पूरी चीज़ें। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का एवोल्यूशन हमारी कंट्री में कैसे हुआ है, इससे रिलेटेड स्कीम्स कौन सी हैं, पॉलिसी इनिशिएटिव कौन से हैं। देन उसके बाद लास्टली हमारे यहाँ डब्ल्यूटीओ और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये चीज़ें हमको डिस्कस करने होते हैं। उसके बाद आता है लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में। उसके बाद इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन, जो एलपीजी के रिफॉर्म्स हुए थे, ये लैंड रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चरल सेक्टर का। इंडिपेंडेंस के बाद इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स व्हिच वर डन इन इंडिया। देन इसके बाद आता है एलपीजी के रिफॉर्म्स, तो इंडिया की इकोनॉमी में एलपीजी रिफॉर्म्स या लिबरलाइजेशन के क्या इफेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या हैं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन कौन से डोमेन हैं जो हमको पता होना चाहिए। देन इसके बाद टेली कम्युनिकेशंस, तो टेली कम्युनिकेशन का हमारे इंडिया में क्या स्कोप है, क्या अभी तक एक्सपांशन हुआ है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेटस है। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, हमारे यहाँ कितने तरीके से इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में किए जाते हैं। प्लानिंग की प्रोसेस, प्लानिंग का पूरा सिस्टम हमारे यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे चलाया गया था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको मेनली इकोनॉमिक्स में कवर करना होता है। इसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है मेनली जो सब डोमेन हमको आते हैं वो ये हैं कि मेनली एवरीडे लाइफ में जो नए नए टाइप के इनोवेशन हो रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, एनएफटी,
देन उसके बाद हमारा क्रिप्टो करेंसी, इनके जो नए-नए डेवलपमेंट और एप्लीकेशंस हो रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इनका हमारे यहाँ क्या यूज़ आ सकता है। देन इसके बाद फूड टेक्नोलॉजी, तो फूड से रिलेटेड क्या-क्या नई टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं, एग्रीकल्चर, स्पेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन फील्ड में हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडियंस ने रिसेंट टाइम में पर्टिकुलरली और पुराने टाइम में भी क्या-क्या अचीवमेंट करी है आज तक मेनली। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट नेम्स या पर्सनैलिटीज़ जैसे कि सीवी रमन जी हो गए, देन एपीजे अब्दुल कलाम जी हो गए, इन सब के बारे में जो हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में साइंटिफिक, उनके बारे में हमको कुछ-कुछ चीज़ें डिटेल पता होना चाहिए। देन इसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को इंडिजिनसली या इंडिया में डेवलप करने में क्या प्रोग्रेस हमने अचीव की है, वो हमको पता होना चाहिए। इसके बाद जो अलग-अलग नए-नए सेक्टर्स हैं जो साइंस में ओपन हो रहे हैं, जैसे कि आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक, इनकी फील्ड में अभी क्या चल रहा है और गवर्नमेंट इन फील्ड में क्या पॉलिसी परस्यू कर रहा है। जैसे क्वांटम मिशन अभी गवर्नमेंट निकाल रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या परस्यू कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं और आईपीआर की इंडिया में क्या रेजीम है और इंडिया ने कौन-कौन से एग्रीमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए हैं, ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी इन एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट में हमको बायोडाइवर्सिटी के बारे में, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, कंजर्वेशन एफर्ट्स, एक्ट्स एंड पॉलिसीज, इससे रिलेटेड एक्ट्स एंड पॉलिसीज, देन उसके बाद इंस्टीट्यूशंस एंड मेजर्स, देन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस, ये चीज़, देन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो इंपॉर्टेंट है अक्रॉस द वर्ल्ड वो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं और हम उनको कैसे डील कर सकते हैं, देन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब पे अपने आप में एक पूरा पूरा यूनिक 10 या 15 मार्कर क्वेश्चन बनता है कि हमारे यहाँ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, इन सब से रिलेटेड क्या स्टेटस चल रहा है और हम इनसे कैसे डील कर सकते हैं। देन इसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ईआईए क्या होता है और उसको हमको कैसे करना चाहिए, इसके क्या कंपोनेंट हैं, ये सारी चीज़ें, इस पे एक अपने आप में पूरा क्वेश्चन बनता है। देन इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर में क्या सब टॉपिक आते हैं। सबसे पहले डिजास्टर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, देन डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल क्या है, इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या फ्रेमवर्क बनाया गया है बोथ लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल, इंडिया की वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल क्या है, इंडिया में डिजास्टर के लिए कितना प्रोन है इंडिया, ये डिस्कशन आता है। देन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये हमको पता होना चाहिए कि इंडिया ने अपना जो एक्ट बनाया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पूरा लीगल फ्रेमवर्क एक्ट, उसको एक्ट के बारे में हमको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आता है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव, वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू कर्ब डिजास्टर, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से इनिशिएटिव या फ्रेमवर्क है। जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क जो डिजास्टर से डील करने में हमको हेल्प करता है। और फिर लास्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में इंटरनेशनल कोऑपरेशन में क्या कर रहे हैं। जैसे देयर इज एन इनिशिएटिव नेम्ड सीडीआरआई, तो सीडीआरआई क्या इनिशिएटिव है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये क्या है, इसका एम क्या है, ये क्या अचीव करना चाहता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। देन इसके बाद आता है सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, इसमें से हर बार 3 या 4 क्वेश्चन फिक्स आते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सब टॉपिक आता है वो एक्सट्रीमिज्म का डेवलपमेंट और स्प्रेड कैसे होता है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के स्प्रेड के बीच में। देन टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, इन तीनों के बीच में क्या लिंक है। देन नक्सलिज्म, ये क्या होता है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट ने नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए हैं। देन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी चलती है और जम्मू एंड कश्मीर में जो इंसर्जेंसी चलती है उसके बारे में पूरी डिटेल की वो क्यों है और उससे कैसे डील किया जा सकता है। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस क्रिएट करने में स्टेट जो फॉरेन कंट्रीज हैं और जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, इनका क्या रोल है, ये क्या चैलेंजेस पोज करते हैं और इंडिया में टेररिज्म की क्या हिस्ट्री रही है, ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी को कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को क्या थ्रेट आ सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क का क्या सिग्निफिकेंस है और इसका आज के वर्ल्ड में क्या रोल है। इसके अलावा कम्युनिकेशन नेटवर्क को किस टाइप के थ्रेट्स जो हैं वो अभी आज की डेट में हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट डोमेन दैट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के बेसिक, साइबर सिक्योरिटी क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, किस किस तरीके से की जाती है
और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करना होता है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म का क्या रिलेशन है और क्या लिंक है, ये हमको पता होना चाहिए। देन बॉर्डर मैनेजमेंट इन इंडिया, इसमें इंडिया की जितनी भी बॉर्डर्स हैं जो नेबरिंग कंट्रीज से वो शेयर करता है, उसको मैनेज करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए जो मेजर्स और इनिशिएटिव हमने लिए हैं वो हमको डिस्कस करना है। और लास्ट में जो अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं हमारी कंट्री में, उनका क्या रोल फंक्शन है और वो किसके अंदर में काम करती हैं, उनकी सारी डिटेल हमको यहाँ पे डिस्कस करना होता है। तो ये हमारा जीएस पेपर 3 कवर होता है। और ये तीनों जीएस के जो फर्स्ट 3 पेपर्स हैं, जो मोनली स्टैटिक और डायनेमिक दोनों का कॉम्बिनेशन चलते हैं, तो इसमें पेपर 2, 3, 4 मतलब जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, ये तीनों चीज़ें हमको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करनी होती है। तो यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि इसके अंदर में सब टॉपिक क्या आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। मैंने आपको ये डिटेल में इतनी मेहनत से इतना लेबर करके ये सारे टॉपिक्स की सब टॉपिक्स की लिस्ट क्यों बनाई है। ये तो एक ब्रॉड सब टॉपिक की लिस्ट है, इसके अंदर भी सब टॉपिक्स आते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो ये सब टॉपिक्स की लिस्ट बनाने का पर्पस क्या है, ताकि आप ये समझ पाएं कि फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग नेसेसरी नहीं होती। जब तक आपके ये सब टॉपिक्स, ये कोर सब टॉपिक्स हैं, जब तक आपकी ये कोर सब टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तब तक अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो योर आंसर्स विल नॉट बी परफेक्ट, और आपके पास रिवीजन के लिए भी कोई मटेरियल एक सिस्टमेटिक नहीं बनेगा जो आपको एग्जाम में हेल्प कर पाए। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पहले टॉपिक्स कवर करना चाहिए कि प्रैक्टिस करना चाहिए। एक सिंपल सा फंडा चलता है, ये फंडा अगर आप याद रखेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेगा कि आपका सिलेबस का जिस दिन 60% कवर हो जाए, 60%, उस दिन आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। ये है 60% रूल। ये यूपीएससी में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर आप 0% लेवल पे अपनी आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे, आपसे कुछ डेफिनेट लिखते नहीं बनेगा सिस्टमेटिक तरीके से, लेकिन जिस दिन आपका 60% सिलेबस कवर हो जाएगा, यू विल बी एबल टू राइट अ प्रॉपरली फ्रेम्ड आंसर। तब आपको ये समझने में स्टार्ट करने में प्रिपरेशन, ये समझने की स्टार्ट करने में हेल्प मिलेगी कि आपको अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो स्ट्रक्चर का तो क्वेश्चन ही नहीं आता कि आप चीज़ों को अरेंज कैसे करेंगे। पहले आपको चीज़ों को अरेंज करने के पहले आपके पास चीज़ें होना चाहिए। तो जब आपके पास एक कंटेंट होगा, 60% लेवल तक का कंटेंट होगा, तब अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि आपके आंसर को आपको स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए। और जब तक आप स्ट्रक्चरिंग सीखेंगे, तब तक आपका बाकी का 40% सिलेबस भी कवर होता जाएगा पैरेलल में। तो एक तरह से जब तक आपकी आंसर राइटिंग की स्टाइल डेवलप होगी और सिलेबस कंप्लीशन होगा, यू विल बी गुड टू गो फॉर मेंस। एक जनरल रूल ये कहता है, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल, इट कैन वेरी फॉर पर्सन टू पर्सन, बट एक जनरल लेवल पे अगर आप जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये रूल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी प्रिपरेशन को जंप देने में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सब टॉपिक्स को पहले आपको अपने दिमाग में, जितने भी हमने जीएस के चारों पेपर्स के बारे में बात करी, ये चारों पेपर्स के बारे में सबसे पहले तो आपके दिमाग में ब्लॉक्स का डिवीजन होना चाहिए। किसके अंदर में कौन कौन से ब्लॉक्स आते हैं, ब्लॉक्स। तो जीएस 1 के पेपर में कौन कौन से ब्लॉक आते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और इंडियन सोसाइटी, ये 4 ब्लॉक आते हैं। फिर उसके अंदर के सब टॉपिक्स को याद रखना शुरू करिए। तो धीरे धीरे करके एक दिन आएगा जब आप चीज़ों को याद रखने में आपकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी और आप दूसरे टॉपिक या दूसरे पेपर्स के सिलेबस से एक पेपर के सिलेबस को रिलेट भी कर पाएंगे। द सेकेंड क्वेश्चन इज नोट मेकिंग का क्या करना है। दिस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल एस्पेक्ट। जब आप ये सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप ये सब टॉपिक्स के बारे में कुछ नोट्स भी बनाते जाएं। कैसे नोट्स बनाना है आपको, तो आपको इसके 1 to 2 पेज के नोट्स बनाना है। 1 to 2 पेज के नोट्स, ये 1 to 2 पेज के नोट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपको 1 to 2 पेज के नोट्स, ये आपको फाइनल रिवीजन में हेल्प करेंगे। आपके नोट्स जो हैं मैक्सिमम किसी भी एक सब टॉपिक के 2 से 3 पेज से ज़्यादा के किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा पेजेस के अगर आप होंगे तो, अगर आप याद करिए हमने इतने सारे सब टॉपिक्स का डिस्कशन किया है, अगर आप सबके 10-10 पेज के नोट्स बनाएंगे तो इतने सारे पेजेस हो जाएंगे कि फाइनल रिवीजन टाइमली मैनर में आपका कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो आपको एक क्रिस्प नोट्स बनाने हैं, पहले टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनानी है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद उसको समझना है, समझ के कंसेप्ट क्लियर करना है, और उसके बाद उसके एक शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनाना है, जिसको आप जब भी देखेंगे तो आपको वो कंसेप्ट का रिवीजन या वो कंसेप्ट में आपने क्या क्लियर आउट या समझा था वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो आई होप दिस वाज वेरी वेरी एक्सट्रीमली क्लियर टू यू कि आपको कैसे अपनी चीज़ों को अरेंज करना है। ये पूरा GS 1 से लेके 3 तक का जो सिलेबस है, अगर आप 0 से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो इट शुड टेक समवेयर अराउंड 2.5 to मैक्सिमम 3 मंथ ऑफ टाइम।
एंड 15 डेज का टाइम अगर आप एडिशनली मान के चलते हैं एथिक्स के लिए, तो मैक्सिमम 3 to 3.5 मंथ में आपका पूरा जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए मेंस का। इट कैन वेरी प्लस माइनस 15 डेज, इट डजेंट मैटर, इट्स नॉट अ हार्ड लाइन की इतनी ड्यूरेशन में हो ही जाना चाहिए, बट ट्राई टू डू इट इन दिस मच ऑफ ड्यूरेशन सो दैट आपका नवंबर तक पूरा सिलेबस मेंस का कंप्लीट हो जाए और फिर आप प्रीलिम्स के मोड में शिफ्ट होकर अपनी प्रीलिम्स की तैयारी कर पाए। सो आई होप दिस वाज वेरी क्लियर टू यू कि आपको मेंस की प्रिपरेशन को लेके कैसे स्ट्रेटेजी रखना है और कैसे प्रिपेयर करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के आप हमसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एथिक्स और एसए के पेपर पे भी थोड़ा सा एक डिस्कशन वीडियो बनाऊं कि उनको कैसे टैकल हमको करना चाहिए, तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो एक बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। Thank you very much for watching the video. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam, and also subscribe to the channel if you haven't till now.